दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना फंडामेंटल राइट का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। मैं पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो ये हम लोग को पता है आर्टिकल 21 क्या है। तो आर्टिकल 21 क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो ये है, अगर आप चाहें तो फंडामेंटल राइट का भी डिफिनीशन यहाँ पर लिख कर और तब ये आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन हम आपको बताए थे ना कि गिवन टू इंडिविजुअल, क्या हाँ कि इंडिविजुअल को दिया गया है इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट एंड गारंटी बाय द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स, जो जुडिशरी सिस्टम है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एंड ऑल। तो ये चीज़ है। तो वहाँ से भी आप पहले फंडामेंटल राइट का डिफिनीशन लिख के और तब यहाँ पर आप आ सकते हैं कि मतलब ये राइट टू लाइफ। अब लाइफ को ना अलग अलग केसेज में अलग अलग तरीके से इंटरप्रेटेड किया गया है। जैसे आप मेनका गांधी केस में ही देखिएगा, जो कि हम बताए थे। इससे पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि AK गोपालन केस जो 1950 में आया था, तो उसमें बहुत नैरो व्यू लिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर आप बात करेंगे लाइफ का तो उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ सिर्फ देखा गया था। लेकिन जब हम लोग मेनका गांधी केस देखते हैं तो इसमें है ना, इसमें हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये किए थे, मतलब इवॉल्व हुआ था और इंडियन इसमें आया था, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आया था। पहले ये नहीं था, ठीक है ना। फिर हम इसको भी लेकर आए। तो अब अपने यहाँ दोनों चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलता है एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ भी चलता है, ठीक है। इसी तरह से मतलब आर्टिकल 14 में जिस तरह से हम लोग देखे थे ना, ठीक है ना, तो उसी तरह से इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो वो चीज़ें फिर यहाँ पर उस तरह से हो गया। तब देखिए मेनका गांधी केस जो है ये 1978 में, तो गिव द कंसेप्ट ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। वही बताया आपको, लॉ शुड बी फेयर। देखिए लॉ शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तो यहीं पर जब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखे कि भाई जो ये लॉ आपका बना है, क्या यही तो दिक्कत नहीं कर रहा है, आप रीजन ही नहीं बता रहे कि क्यों पासपोर्ट स्विच कर लिए, ठीक है ना, फेयर जस्ट रीजनेबल। राइट टू लाइफ इज नॉट मियरली फिजिकल राइट। ये राइट टू लाइफ है ना, तो सुप्रीम कोर्ट बताएं कितना बार कि राइट टू लाइफ डजंट मीन कि मियरली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट लिविंग विद द चॉइस एंड ह्यूमन डिग्निटी। इससे इंक्लूड्स राइट लिव विद द चॉइस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये हमारा कौन सा, ये मेनका गांधी केस हो गया। तो इस तरह से कि किस तरह से आर्टिकल 21 को किस तरह से इंटरप्रेटेड किया है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट, तो वो हम लोग देख रहे हैं। ये ओल्गा टेलिस केस जो है कि ये मुंबई में जो मतलब वहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं ना रेडियो लगाकर जो बेचते रहते हैं सब, तो उन लोगों को हटा दिया गया था। तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि ये देखिए कि हम लोग का ये पूरा हटा दिया है, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पियेंगे। तो उस तरह से तो बोला कि पीने के लिए तो तुम लोग कहीं भी पी सकता है, खाने का उपाय कर देते हैं हम। तो वो बात है। तो देखिए कह रहा है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का देखिए कंसेप्ट, तो आप देखिएगा ना, अगर आपको DPSP हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसे भी आपको पता होगा। तो 39 में देखिएगा ना, तो पहला है ना, तो लाइवलीहुड से ही बात करता है। 39 का A देखिएगा तो वो लाइवलीहुड का ही बात करता है कि आप मतलब जब बोलने के लिए आप सीधे बोल दिए सुप्रीम कोर्ट कि मतलब ह्यूमन यू हैव द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट इज देयर टू लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो क्या चॉइस रहेगा और क्या डिग्निटी रहेगा जब हमारे पास लाइवलीहुड ही नहीं रहेगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या डिग्निफाइड लाइफ जिएंगे और क्या हमारा लाइफ में चॉइसेस रहेगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए फिर यहाँ पर भी बोला गया कि ये राइट टू लाइवलीहुड है। अगर आप वहाँ से उसको हटा रहे हैं तो कहीं जगह दीजिए जहाँ पर वो लोग अपना सामान वहाँ रख के बेचे, तो वो चीज़ है। फिर आप देखिए सुभाष कुमार केस, ये तो इतना रिलेवेंट है आज के दौर में कि मतलब हम आपको क्या ही बताएं दोस्तों। देख रहे हैं राइट टू लाइफ इंक्लूड क्लीन वाटर। बाप रे बाप, अभी गुजरात में 100 बीमार, 10-15 तो मर गया वहाँ पर इंदौर में, सबसे क्लीन सिटी में। नहीं वो जिसमें बोल दिया था घंटा ऐसा करके, ठीक है। तो उसमें SDM को भी सस्पेंड कर दिया। अब ये ऐसा तो ऐसा कहानी अपना देश में, ठीक है। चलिए खैर क्या कीजिएगा। मतलब हम लोग पहले ऐसा प्रोटेस्ट करते थे, जैसे हम भी थे IIT में, तो उस टाइम जब ये कपिल सिब्बल थे मतलब एजुकेशन मिनिस्टर, अब वो आए थे तो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है कि नहीं 12th वाला एग्जाम को उसमें नहीं लिया जाएगा, ये वो IIT दिल्ली अपना अलग एग्जाम लेगा। मतलब तब अलग प्रोटेस्ट चलता था कि मतलब क्या हो रहा, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, बड़ा पाव खाते, ऐसा ऐसा बात हो रहा था। अब देखिए प्रोटेस्ट क्या हो रहा है कि भाई हमको खाली हवा पानी साफ दे दो माई बाप, और हम आपसे कुछ मन नहीं मांगेंगे, आप वोट हम कहीं दे कहीं जाए, आप ही लोग राज कीजिए, खाली हवा पानी थोड़ा साफ कर दिया जाए, ये इतना ही मांग सकते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ है, हवा पानी के लिए अब क्राइसिस हो जाएगा देश में। अब बाकी अब कौन बोलेगा कि हाँ और IIT खुलना चाहिए और IIM खुलना चाहिए। बात अगर कोई इस बात के लेकर कोई रोड पर अगर निकल जाएगा कि अच्छा स्कूल चाहिए, जुडिशरी सिस्टम अच्छा चाहिए, तो उसको तो मार मार कर सब मुँह आ देगा, उसका अपना आदमी सब कि भाई हवा पानी मांग लो यार, ये सब क्या फालतू का चीज़ लेके निकल रहा है तुम। तो ये तो कंडीशन हो गया। खैर चलिए, महामानव जिंदाबाद। अब ये देखिए, तो क्लीन वाटर एंड एयर, बाप रे पम्मी आंटी, ठीक है, फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अरे भाई ये क्या क्या सब लिखा है हम पढ़ रहे हैं, वो हमको हंसी लग रहा है। फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, मरे मरे सबका हालत खराब हो गया,
ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। मोहिनी जैन केस और देखिए ये उन्नी कृष्णन केस थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट तब के सुप्रीम कोर्ट देखिए, ये जो है तब के सुप्रीम कोर्ट के देखिए 92-93 के बोलता था कि भाई फंडामेंटल राइट बनाओ जल्दी से जल्दी, किस चीज को, तो राइट टू एजुकेशन को। आपका सुप्रीम कोर्ट केस, उमर खालिद जेल में सिंगर अपना बेल पर, ठीक है। गजब, क्या ही हम लोग का प्रमोशन हो गया। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू एडुकेट, ठीक है ना, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू एडुकेट, ठीक है, कि एजुकेशन जो है ना एकदम बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अब तो और लग रहा है, ठीक है। कंडीशन देख के अब देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में देख लीजिए, तो क्या इंसर्टेड आर्टिकल 21A को, तो 21A को कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। 6 साल से पहले वाला बच्चों के लिए ना, जो आप नहीं देखते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ता रहता है बचवा सब, मतलब 3 साल का रहता है चल जाता है वहाँ तक, तो वो सब दे दिया है DPSP में आर्टिकल 45 में कि भाई वो तो सब वहाँ टेक केयर कर लेना। देखिए ये क्या है कि चमेली सिंह केस जो है 1995 का है, राइट टू शेल्टर, कि भाई वो इतना गर्मी और इतना ठंडा दोनों जो है जबरदस्त। इस बार का ठंडा देखे हैं ना दोस्त, भाई साहब रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिले है एकदम, देखोगे इस बार का ठंडा। तो वो बोला अब इसमें अब आदमी के पास शेल्टर नहीं रहेगा तो क्या लाइफ ही नहीं रहेगा। डिग्निफाइड लाइफ तो एकदम मतलब प्रीपोजिशन का है, डिग्निफाइड लाइफ का बात छोड़ दीजिए, लाइफ पर यहाँ क्राइसिस होगा जब नहीं है, तो राइट टू शेल्टर भी होना जरूरी था। आप देखते हैं कि जिस तरह से इंदिरा आवास पहले चलता था, उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं रहे भाई, प्रधानमंत्री उस शेल्टर वाला जो चल रहा है, ठीक है, हम लोग को अभी इंदिरा आवास याद रहता है, ठीक है। तो वो तो उसमें आप देखिए तो ये सब इसी सब को ना पूरा करने के लिए है कि भाई कि आपके एटलीस्ट सर पे छत रहना चाहिए भाई, ठीक है ना, PM आवास कह दीजिए उसको, ठीक है। अब देखिए सुचिता श्रीवास्तवा केस जो है 2009 में हुआ था, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेज। राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेज मतलब ये तो बहुत बड़ा ऐसा दबाव रहता है आज के युवा लोग पर, ठीक है, कि अब शादी हुआ तो अब घर वाले डिसाइड करते हैं कि हाँ ये अब बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है ना, अब बेटा निश्चित रूप से होना चाहिए। तो वहां से हाई कमान से ऑर्डर आता है, ठीक है, ऐसा ऐसा बात कहेगा कि हम पाल लेंगे, तुमको क्या दिक्कत है। अरे तुमको क्या दिक्कत है मतलब, थोड़ा दिक्कत तो जो जिसका बच्चा होगा उसको होगा ना भाई, कि कैसे क्या टेक केयर करना है, लेकिन नहीं पूरा वहां से ऑर्डर आता है, ठीक है, बाकी सब करियो लेता है, खैर ये बात है, ठीक है। अब मम्मी पापा छोड़ दीदी लोग भी बोलने लगती है, ये भी टेंशन है, भाभी लोग दीदी लोग सब उसमें आ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो देखिए ये बात होगी आपका, तो ये तो लेकिन बोला कि ऐसा बोलने का नहीं, ये सब अपना अपना उसका अपना पर्सनल राइट है भाई, बंदी का मन होगा तब करेगी ना आगे, सी सपोज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बंदा भी करना चाहिए, लेकिन अभी तक ज़्यादा लोग करता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग करता है। तो ये चीज़ है, तो राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस हो गया। अब आप देखिए ये केस पुट्टास्वामी केस जो है ना, ये क्या राइट टू प्राइवेसी है क्या, हाँ ये राइट टू प्राइवेसी है। तो ये देखिए 2017 का है कि भाई कि मतलब प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है। ये सब आप डेटा एंड ऑल का जो आप देखते हैं ना कि अभी सब डेटा ले लिया जा रहा है, फिर वो कल होकर क्या करेगा क्या नहीं, तो उस केस में ये इवॉल्व होकर आया था, ठीक है ना। ये सब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेगा वहीं पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, आप ये गलत समझ रहे हैं कि इफ यू आर थिंकिंग दैट वी कैन यूज दिस ऑल दोस डेटा व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू ओनली इफ दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, नो, आप इस सब को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। अब कोई एजुकेशन पर बातचीत चल रहा है, जैसे कि आप ऐसे वाला लिख रहे हैं या कोई भी एजुकेशन पर बात है, वहां पर आप ये नहीं चिपका सकते हैं, ये सब नहीं चिपका सकते हैं। अभी इतना मतलब पोल्यूशन इतना बढ़ गया, कोई ना कोई क्वेश्चन चिपका देगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे हम पोल्यूशन ठीक कर सकते हैं अपने कंट्री का। अब उसमें आप नहीं है सुभाष कुमार वाला केस आप उसमें डाल दीजिएगा कि भाई कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बोला कि फंडामेंटल राइट है आपका कि क्लीन वाटर है, तो उस तरह से डाल दीजिएगा। शेल्टर जो गरीबी या शिक्षा बीमारी सब पर क्वेश्चन पूछते रहता है, वहां पर आप नहीं ओल्गा टेलिस वाला लाइवलीहुड के लिए डाल दीजिएगा, चमेली सिंह वाला उसके लिए डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मतलब आपको थोड़ा सा ओपन रहना पर, दिमाग वहां पर है ना कि थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए एग्जाम के अंदर कि मतलब कहाँ कौन चीज देख कौन चीज याद कीजिए, उसी को बार बार यहाँ वहाँ चिपकाते रहिए संतोषी माँ की तरह, मत पूछो कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ मत पूछो जहाँ तहाँ, बात समझ नहीं होता, हमको ठीक से याद नहीं है, तो हर जगह उसी को चिपकाइए। अब उसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिए, कमांड कर लीजिए, अब अच्छा से याद रहता है ना, तो जहाँ पर लिखना होता है ना वहाँ पर दिमाग में आइयो जाता है, यो आप देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ केस पुट्टास्वामी जो है कि ये हो गया, ये तीन हो गया। आप देखिए ये शक्ति वाहिनी केस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। राइट टू मतलब पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर तो अपने ना चुनना चाहिए जी, कि मतलब यहाँ पर तो क्या है कि मामा मौसा फूफा जीजा ये सब जाएगा, वहाँ वो सब जाके कहेगा कि हाँ ठीक है, ये चारों को तो एक जगह इन लोग 4 आदमी का कंसेंसस मिल जाए तो हम तो मतलब सुसाइडल है भाई, हो ही नहीं सकता है। हम गारंटी ले रहे हैं, आप लोग अपना मामा को फूफा को जीजा को और मौसा को बैठा लीजिए, अब चारों को एक बात पर मनवा लीजिए, हो ही नहीं सकता, असंभव चीज़ है, असंभव। तो ये चीज़ 4 को अलग अलग 4 गाड़ी में लेकर जाइए, नहीं तो एक गाड़ी में बैठा कर लेके बराती और उसका देखिए उतरते ही अपने में लड़ने लगेंगे, सबको लगा कि बरियतिया घर भैया मार हो गया, पता चला वो अपने में सब लड़ रहा है। ये तो कहानी रहता है, ठीक है। तो 4 के लिए अलग 4 स्कॉर्पियो रहना चाहिए, शादी अगर आपको करना है खुशी खुशी तो देख लीजिएगा अपना। तो ये है कि ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द राइट टू चूज वंस लाइफ पार्टनर, हो गया। अब ये क्रिटिसिज्म देख लीजिए,
अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट लिख दीजिएगा, एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये सब है ना, इतना बहुत हो गया। इतना तो केस का जजमेंट दे दीजिएगा तो एकदम हवा हवाई हो जाए कि भाई से गर्दा उड़ा दिया। तो क्रिटिसिज्म में तो क्या है, देखिए कुछ तो वैलिड क्रिटिसिज्म है, कुछ तो थोड़ा ऐसा ही है। अब देखिए क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट है। अब देखिए क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट है, ये हम जान रहे हैं कि गलत बात है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए क्रिटिसिज्म में। अगर भाई साहब अगर हम सबको दे दिए कि कोई फंडामेंटल राइट तुम्हारा उस पर कुछ नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो कल होकर लेके आएगा गन ठोक देगा, कल हमारा मन की हम ठोक दिए, ये भी बात हो जाएगा। और किसी के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देगा, उसको अगर ये नहीं है डिसेंसी या मोरालिटी वाला कुछ कंसेप्ट नहीं पता है तो हाँ है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लाया तो कोर्ट के भी लेके एकदम सब चित्री चित्री उड़ा देगा, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का कोई बात नहीं रहेगा। तो बात तो क्या है, तो सही है, लेकिन चूंकि क्रिटिसिज्म में लिखना है तो थोड़ा बहुत ऐसा लिख देने का, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन तो इतना में इतना ही, कोई गलत बात थोड़ी लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है अगर ऐसे में तो देखिएगा तो चूंकि संविधान लिखा हुआ है तो सब तो सही बात होगा, लेकिन फिर भी अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक यूटिलाइज करके कि हाँ कौन कौन सा बात, एक क्रिटिसिज्म जो हुआ है अब वो तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट देखिए, वही से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि मतलब उसमें कोई ना कोई आदमी ने ये बात जरूर बोला है, तो वहां से पता चल जाता है। नो सोशल इकोनॉमिक राइट्स। अब देखिए सोशल इकोनॉमिक राइट देना जो है तो वो उस टाइम तो अपना मतलब कंट्री का जो क्या जो ये कहें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस टाइप का नहीं था, तो इसीलिए सबको कहाँ पर रख दिया गया, डीपीएसपी में, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड नॉन जस्टिसिएबल। बात भी ठीक है कि ये सब राइट तो फंडामेंटल राइट में होना चाहिए कि है ना, क्या कि थोड़ा बहुत गरीबी मतलब कम होता। अभी तो क्या है कि गैप तो और वाइडन होते जा रहा है गरीब और अमीर के बीच में, बात एकदम सही बात है। अब देखिए लैक ऑफ क्लियरिटी। अब लैक ऑफ क्लियरिटी क्या है, तो मतलब वेग है, थोड़ा सा इंडेफिनिट है, एम्बिगुअस है। कहा जाता है कि लॉ में सिनोनिम्स में नहीं होता है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब एम्बिग्यूटी एंड ऑल डाल दिया गया है कि खाली जो है कि वकील में सबको समझ में आता है, वे सब समझेगा, बाकी आम जनता को तो एकदम दिक्कत हो जाए। जैसे पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर वो अपने से मतलब ये करेगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और ये मतलब ये सब जो है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, ये सब कास्ट एंड रिलीजन देख के तब तय किया जाता है कि आप किस जाति से और किस धर्म से, तब पुलिस डिसाइड करेगा कि हाँ कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि कितना लगाना है। तो आज तो यही चल रहा है। नो परमानेंस, तो कोई परमानेंस नहीं है, कैन बी रिपील्ड। हाँ भाई रिपील तो किया ही जा सकता है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, देखे ना क्या 31 वाला था, 19(1)(g) में था, है ना क्या, तो वो बात है। सस्पेंशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, हम लोग ये वो देखा था ना 358 जो था, कि ये 358 लगते ही जो है, तो ये लेकिन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, तो मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला राइट जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो है। तो लेकिन जो भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो इसमें ना आर्टिकल 20 और 21 जो है ना, तो वो जो है अपना खत्म नहीं होता, बाकी सब तो खत्म होता है। करा कि एक्सपेंसिव टाइम टेकिंग रेमेडी। टाइम तो भाई देखिए जब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है इंडियन जुडिशरी में, आज जुडिशरी तो दुनिया में जितना सब काम करता है, अपना सुप्रीम कोर्ट सबसे कम काम करता है। ऐसा कोलेजियम अपना बॉस बना लिया हुआ है कि साला क्या बताएं कि क्या है, कि सब अपना भाई भतीजा बात पूरा उसी में भर दिया हुआ है, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा आप बाहर निकलिएगा तो फिर आप आ जाइए राइट विंग का पूरा एकदम प्रकोप। कहाँ ये सबसे जब तक बाहर नहीं निकलेगा, कहाँ मतलब लास्ट रिसोर्ट बोलता है जुडिशरी को। ऐसा ऐसा काम अभी कर रहा है अरावली से लेकर सिंगर तक कि आपको देख के तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, एक्सपेंसिव टाइम टेकिंग रेमेडी है, तो ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी। अब उसका जजमेंट टुक 5 ईयर टू बी पास, तो राइट टू प्राइवेसी वाला जजमेंट भी है, तो 5 साल लगा इसको पास होने में। अब ये देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल क्या है 22, आर्बिट्री पावर टू द स्टेट। ये देखिए एनएसए लगा दिया है, ऐसा वांगचू पे एनएसए लगा दिया है। फिर आप देखिए कि उसी तरह से मतलब उसको अंदर डाल दिया है उमर खालिद को। तो ये सब चीज़ें जो है कि ये यहाँ पर वाला इस वाले के लिए तो बहुत विवाद, खैर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत विवाद हुआ था कि भाई कि मतलब ये तो ऐसा चीज़ है जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बोलते थे कि ये क्या एक्ट है साला, लेके सीधे जेल में डाल दे रहे हो आप लोग, से हम लोग देश आजाद हो जाएगा तो ये सब नहीं रहेगा। आज ये सब फिर डलवा भी दिया कि नहीं नहीं भाई ये लोग बहुत हल्ला उल्ला करेगा तो ये सब डाल दो, मजा आएगा। अब खुद स्टेट बन गया तब मजा आएगा, लगा दो। तो ये चीज़ें है, तो इसके लिए तो भाई मतलब लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज होता है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑल है, बहुत ज़्यादा मिस यूज होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और तब हम लोग अब देखते हैं आगे थोड़ा सा फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला आर्टिकल 32 देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर लिख लिए थे ना, अब उसी का है देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, थोड़ा सा इसको ऐड कर दीजिएगा तो उसमें क्या है कि ये वैल्यू एडिशन काइंड ऑफ हो जाएगा। कि देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट आप अपने से अगर सोचने की कोशिश कीजिए ना, तो ये बातें सब आपके अपने दिमाग में आना चाहिए कि भाई कि ये जो है कि एक आदमी को डिग्निफाइड लाइफ देता है, ठीक है, ये सिटीजन होने का मतलब काइंड ऑफ प्राउड फील करवाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एकदम ही जरूरी है, फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ आपको अपने से दिमाग में आना चाहिए कि अगर फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस पूछ दिया तो हम क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जस्टिसिएबल एंड ऑल ये सब भी आप लिख सकते हैं। देखिए फाउंडेशन एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, डेमोक्रेटिक लाइफ जीने के लिए, जैसे आप समझिए ना कि जैसे
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आप लाइन में लगे हुए, डेमोक्रेसी आपका कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक वोट एक वैल्यू, अंबानी का वोट का वैल्यू एक और आपका वोट का वैल्यू एक, इस सोच के खुश हो जाइए, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी हम भी कहने के लिए कह देते हैं, ठीक है। अगर असर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वही बोले ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, फंडामेंटल राइट असर करता है, वही आप सोशल अगर बात करते हैं इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, तो वो नॉन जस्टिसेबल राइट में चला जाता है, डीपीएसपी में चला जाता है। फिर देखिए प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी यहाँ पर भी लिखा है इंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये कहीं ना कहीं वही बात हो गया। अगर सर्व्स एज अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट पर चेक, ये गवर्नमेंट पर चेक ऑन गवर्नमेंट करता है, प्रिवेंट टायरनी। अब देखिए अगर अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो आप समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो भाई अपना मन से कुछ भी करता। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें 75 में जैसे इमरजेंसी लगा था, तो उस टाइम तो क्या ही हालत हो गया था, समझ रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट था जो कुछ तो बचा के रखा था ना, तो वो चीज़ें हैं, तो ये है, नहीं तो गवर्नमेंट तो एकदम ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगा। धीरे धीरे अभी का बन रहा है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ये सब रहने से कुछ तो ऐसा रहता है ना कि हाँ कि कुछ तो डेमोक्रेटिक लाइफ है ना, वो चीज़ है। स्ट्रेंथन द इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका पार्टिसिपेशन है। अब जैसे आप देखिए ना, जैसे अरावली वाला इंसिडेंट हुआ था, कैसे पूरा अपना मतलब समझिए तो सिविल सोसाइटी आ गया रोड पर भाई। अब बहुत सारा ऐसा निर्भया कांड में देखिए सिविल सोसाइटी आ गया था, ये चाहे ये मतलब अभी वाला जो उन्नाव रेप कांड हुआ था, तो उसमें भी पूरा सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो गया था। तो जब भी ऐसा होता है, नाउ एंड देन तो सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करती ही है, भले मतलब ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा करने लगी है, चाहे वो आप देखिए फार्म बिल के अगेंस्ट जो किसान का आंदोलन था, तो वो चीज़ है। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ तो आपके पास राइट्स है, तो उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वही बात है जो ये बात है यहाँ पर, तो वही बात फिर से यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से आप उसको भी ऐड कर दीजिएगा, क्रिटिसिज्म एंड ऑल, तो आप पिछले उसमें देख ही लिया था पिछले स्लाइड में। अब देखिए हम लोग रिट्स पे आते हैं। ये आर्टिकल आर्टिकल पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो है ना, ये क्या है, आर्टिकल क्या है, 32 है। तो इसको ना सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बिना आर्टिकल 32 के ना हम जो फंडामेंटल राइट के बारे में वो जो मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट ये कर देगी, फंडामेंटल राइट वो कर देगी, नॉट पॉसिबल डियर, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ना, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्टली, आप समझ रहे हैं ना, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कैसे? ये आर्टिकल 32 का पावर है बॉस, समझे। इसीलिए ये आर्टिकल 32 को मतलब आप समझिए कि जो कॉर्नर स्टोन एंड ऑल आपके लाइफ में फंडामेंटल राइट है ना, तो फंडामेंटल राइट के लिए ये हो जाएगा कॉर्नर स्टोन, आर्टिकल 32। कॉर्नर स्टोन का मतलब ये होता है ना कि मतलब उसी पर सब कुछ टिका हुआ, एक बार वो गिरा तो सब कुछ गिर जाएगा, तो वो मतलब इंडिस्पेंसिबल, आप समझिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। तो वो चीज़ है। तो रिट्स जो है ना आर्टिकल 32, और ये पूछ लिया गया था मतलब 70th जो है ना बीपीएससी, उसमें पूछ लिया गया था। अब ये देखिए तो इसमें, अब ये देखिए ये हैवीज कर्पस जो है, तो ये क्या बोलता है, ये पहला जो है मतलब इसका आप देखिएगा करके, तो हैवीज कर्पस है, फिर उसके बाद मैंडम सरसरी है, प्रोहिबिशन है, एक्विवेलेंट है, तो यही 5 है। ये पांचों को याद रखना है आपको। क्या? हाँ भाई, इसको एकदम अच्छे से याद रखना, ये हैंडी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हैवी कर्पस क्या बोलता है कि बी वांट टू हैव द बॉडी, क्या? हाँ, बी वांट टू हैव द बॉडी। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? तो इसको आप देखिएगा ना कि जैसे इलीगल डिटेंशन जहाँ हो जाता है, जहाँ पर भी इलीगल डिटेंशन हो जाता है ना, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए जैसे इलीगल डिटेंशन हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि जो आपका आर्टिकल 21 में, क्या? हाँ, आर्टिकल 21 में जो आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही है, तो उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा है, जो इसमें नहीं बोला गया कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर पहुंचना होता है, तो वो इसी आर्टिकल की तरफ, ठीक है ना, मतलब यही वाला रिट जो है ना, हैवी कर्पस जो है। अच्छा, क्या हम लोग रिट ये किए तो सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा या हाई कोर्ट दे ही नहीं? देखिए ये उसके डिस्क्रिप्शनरी पावर पर है, वो देखते हैं कि हाँ कि इसमें देना है कि नहीं, रिट्स इस पर आगे ये होना चाहिए कि नहीं। तो वो ऐसा नहीं कि वंस यू विल गो देन वो ऐसा कंट्री जहाँ पर 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो कोई कुछ भी चीज़ इतना आसानी से हो जाएगा, और उसके लिए जिसके पास कुछ पावर वगैरह नहीं है। आप देखिए अगर आप गरीब आदमी है ना, तो आपको सिविल सोसाइटी का पूरा फोर्स रहना चाहिए। मतलब लोग जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा ना, तब तक आप अगर गरीब आदमी, तो उसका कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। इंडियन जस्टिस सिस्टम में बोला जाता है कि इंडियन जस्टिस सिस्टम का व्हील्स हार्डली मूविंग, बहुत मुश्किल से मूव करता है गरीब और रिसोर्सलेस के लिए। लेकिन अगर आप रिसोर्सफुल है तो 24 घंटा में कोर्ट खुलकर सब काम हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये तो ये सब सुने ही, ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अब ये देखिए ये मैंडामस है। मैंडामस का मतलब होता है बी कमांड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। जैसे ये हुआ कि जैसे आप मतलब कुछ आपके साथ हो गया, आपका पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए सर एफआईआर लिख दीजिए, वो बोला कि नहीं सर 20,000 रुपया दीजिए तब लिख देंगे। देखिए पुलिस ऐसा कभी नहीं इतना तो है, पुलिस में हम ये ईमानदारी देखे हैं। हाँ, अगर जैसे कुलदीप सेंगर वाला केस है तो अलग बात है, मतलब कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो फिर अलग बात है। नहीं तो इन जनरल हम देखते हैं ना गाँव सब में, तो पुलिस कभी मना नहीं करता कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, वो खाली थोड़ा सा पैसा मांगता है बस। हाँ, तो पैसा दीजिएगा तो लिखा जाएगा, इसके लिए कुछ आपको ये मेंडामस बी कमांड सब करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा भी नहीं देना चाह रहे हैं तब तो उसके बाद फिर तो आपके पास आपको जाना पड़ेगा फिर तो हायर कोर्ट में एंड ऑल। तो फिर वहाँ पर जाइएगा तो बिना पैसा कैसे होगा? अब देखिए ये सेरिसरी देख लीजिए, तो सेरिसरी में क्या बोलता है कि बी चेक
इसको याद करने का ये ट्रिक बताया गया ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब देखिए ये प्रोहिबिशन वाला जो है ना, तो बी फॉरबिड, मतलब अब देखिए कहाँ फॉरबिड, कहाँ ये सब हवा हवाई बातें, तो वो हम आपको ये सब बता रहे हैं एक बार कि ये जो है ना, ये हायर जुडिशरी जो है ना, लोअर जुडिशरी पर लगाता है। अब देखिए लोअर जुडिशरी तो हाई कोर्ट को बोलेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई आपका मामला चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको है ना वहीं पर रोक देगा। जैसे गुजरात में आपका कोई केस हुआ, महाराष्ट्र में उसका ये चल रहा है, और जैसे मान लीजिए बिहार में कुछ हुआ और पंजाब में वो चल रहा है, तो आप बोलेंगे कि भाई आपके जुरिडिक्शन के अंदर, जुरिडिक्शन मतलब जहां पर भी हाई कोर्ट का जो भी अपना पावर, उसका एरिया जो रहता है उसको जुरिडिक्शन बोलते हैं। तो उस वाला एरिया से बाहर अगर कुछ काम हो रहा है ना, तो वहां पर आप सीधा बोलेंगे कि भाई आपके जुरिडिक्शन में नहीं है, इसको छोड़िए और इधर ऊपर दे दीजिए। तो अगर केस चल ही रहा है, अभी तक उस पर जजमेंट नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे ना, उसमें आप जो है किसे ये करेंगे, प्रोहिबिशन करेंगे कि वहां पर आप रोक दिए, ठीक है ना। तो ये मतलब अभी नहीं आ रहा है तो बीच में आप रोक दिए, तो उसमें बोलेंगे बी फॉरबिड। लेकिन अगर वहां पर जजमेंट हो गया है, फैसला सुना दिया गया है, तब सेरेसरी होता है कि बी चेक, ठीक है ना, तो ये लोअर जुडिशरी पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो मतलब इसको क्योर वाला बोला जाता है, ठीक है ना, मतलब जो फाइनल जजमेंट आ जाता है उसमें, ये जो है प्रोहिबिशन है, तो इसीलिए बोला जाता है प्रोहिबिशन बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ है, तो लोअर जुडिशरी पर लगाया जाता है। तो यहाँ से आप ये दोनों देख लीजिए। अब ये क्यू वारंटो है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ये एग्जीक्यूटिव पर है कि आप किसी भी मतलब आप अथॉरिटी वाले पोस्ट पर है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ऑन व्हाट अथॉरिटी, ऑन व्हाट ग्राउंड, मतलब आप यहाँ पर है। क्यू मतलब क्वेश्चन, वारंटो मतलब अथॉरिटी, तो क्वेश्चन किया जा सकता है किससे, अथॉरिटी से। तो ये है, ये पूछ दिया गया था। कभी कभी ये मतलब थोड़ा सा ये रहेगा याद, तो ठीक रहेगा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पर और भी अदर राइट्स का वायलेशन हुआ है ना, और कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का लोचा हुआ है आपका, तो उसमें आप वहाँ जा सकते हैं, एनी अदर पर्पज से भी आप जा सकते हैं। कहाँ पर, तो ये हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ओनली फंडामेंटल राइट का होगा। तो इसका थोड़ा सा देखिए कि नैरो वाला है, इसका थोड़ा सा वाइडन है, मतलब बड़ा है इसका, नो मतलब वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से तो इसका रेट वाला जो है ना, एरिया दायरा जो है वो बड़ा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है क्या। हाँ, अब देखिए आर्टिकल 32 तो आपका फंडामेंटल राइट ना भाई, मतलब ये आप समझे ना, राइट्स विच आर प्रोटेक्टिंग, विच इज प्रोटेक्टिंग राइट्स, ऐसा हो गया 32। तो ये चीज़ है, इट इज फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। तो ये क्या गारंटी टाइप से फील आता है, ये उतना गारंटी वाला नहीं है। आर्टिकल 32 है प्रोटेक्टिंग 12 से 32 अपने आप को। ऐसा नहीं है कि सरकार आया और मतलब आपका फंडामेंटल राइट पहले आर्टिकल 32 हटा दिया, उसके बाद आपको कोई फंडामेंटल राइट हटा देते नहीं। आप आर्टिकल 32 हटाएंगे तो उसी में आदमी चल जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो खुद में ही ना फंडामेंटल राइट है, समझे। मतलब बहुत ट्रिकी है उस तरह से कि खुद में फंडामेंटल, आप ऐसा नहीं कर सकते आर्टिकल 32 हटा दे, उसके बाद कोई भी फंडामेंटल हटा दे, और यही जो है ये टायरेनी फैला देते। यही प्रिवेंट टायरेनी के लिए ही तो ये सब पूरा अपन लोग को पूरा सिस्टम से ये बना हुआ है कि भाई कि स्टेट बनाया गया है सिटीजन लोग मिल के, सिटीजन के हेल्प के लिए। और ये देखिए ना इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, तो ये सब इंश्योर करने के लिए ही तो फंडामेंटल राइट को लेकर आया गया। तो यही है, दिस इज ऑल फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। तो नेक्स्ट लेक्चर से ना हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग 5 लेक्चर इसमें हुए हैं, आप सबको छोटा छोटा लेक्चर्स ही हैं, आप एक बार सबको देख लेंगे तो फंडामेंटल राइट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपना पॉलिटी का डेली लेक्चर आता रहेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है ना, एंड लाइक दिस वीडियो। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय गाइस।